पब्लिक मीटिंग्स अलाउड है। मुझे मेरे ख्याल में पब्लिक मीटिंग और रैली में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम की बात है। गलत फहमी ये है लोगों को कि मॉडल कोड में इलेक्शन कमीशन किसी को सूली पे चढ़ा सकती है। पार्लियामेंट ने इमीडिएटली एक्ट पास किया कि सिर्फ जो कन्विक्शन है वो डिस्क्लोज करेंगे। अरे भाई, कन्विक्शन डिस्क्लोज करने का क्या मतलब है? उस पर तो वैसे ही दीवार हो जाना है आपने। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत होशियार होती हैं। वो ये देखती हैं कि इलेक्शन कमीशन में कितना दम है, वो उनको टेस्ट करते हैं। और छोटी मोटी पहले ऑफेंस कर दिया उसको, और अगर उससे वो बच के रह निकल गए तो उससे बड़ा ऑफेंस कर देंगे, ज्यादा बड़ी गालियां निकालने लग जाएंगे। सिखों की बहुत अच्छी फैमिली प्लानिंग है, उनको भी खालिस्तानी कह देते हैं, जबकि वो तो बड़े पेट्रियोटिक हो गए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपनी आखिरी स्पीच में कहा था कि जिनके दादा होंगे वो अनपेट्रियोटिक है। तो भाई, सिखों की तो फैमिली प्लानिंग 80% है। एक पार्टी के लिए इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी सिर्फ ये बच के रह गई है, और कुछ हो न हो, लेकिन अगर मुसलमान को गाली दो तो उससे पोलराइज होता है, हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है। सरकारों को जनता का हित और उनकी भलाई, उनको सिर्फ 4 साल 11 महीने तो वो सोते रहते हैं, और इलेक्शन बस 1-2 महीने बचा है तो सडनली अच्छे आइडियाज के लोगों के वेलफेयर के आ जाते हैं। तो ये तो बेवकूफ बनाने की बात है, ये तो एक्चुअली वोटर को ब्राइब करने की बात है। Welcome to Lokmat Group, and we are going to publish it not only in the newspapers but also on the digital platform. थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहते थे, जिस तरह से इस बार इलेक्शन कमीशन ने तारीखें घोषित करने के बाद दोबारा चेंज की है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होमवर्क में कुछ कमी थी? नहीं नहीं, इसको मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि जब ये इलेक्शन की डेट्स हम लोग फाइनलाइज करते हैं तो बहुत होमवर्क किया जाता है। आपने ठीक लफ्ज यूज किया, होमवर्क, कि उसमें हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चरल सीजन ना होना चाहिए, मार्च का महीना एग्जामिनेशन का सीजन नहीं होना चाहिए, स्कूल बिजी होते हैं, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, फेस्टिवल्स कैसे हैं, रिलीजियस फेस्टिवल या लोकल फेस्टिवल, वो सारी चीजों की बड़ी लिस्ट बनाते हैं। इतनी मोटी फाइल हो जाती है क्योंकि हर स्टेट से इंफॉर्मेशन मंगानी पड़ती है। उसमें कोई एक चीज निगाह से निकल सकती है कि भाई ये फला फेस्टिवल है और उसकी ये इम्प्लीकेशन है, नहीं पता होता रेडिली। तो इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के सामने सभी पार्टी ने पिटिशन किया, उसको उन्होंने कंसिडर करके जो चेंज किया, तो चेंज भी वो इसलिए कर पाए कि उससे कोई मटेरियल, उनका जो शेड्यूल है वो इफेक्ट होने वाली नहीं थी। उनकी 6 फेज का पोल है, एंड डेट इज इम्पोर्टेंट, एंड डेट जो है आखिरी तारीख, उसमें एक दिन की डिले नहीं कर सकते थे। लेकिन यह अभी यूपी के सेकेंड फेज के साथ था, अब यूपी के थर्ड फेज के साथ हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं, आसान था। उसको एडवांस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो सारे अरेंजमेंट जो सबकी ड्यूटीज लगी हुई हैं वो सारे अपसेट हो जाते। तो ये, और क्योंकि वोटर की कन्वीनियंस सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है कि आप जैसे हार्वेस्टिंग सोइंग सीजन में आप बुलाइए तो किसान नहीं आएगा क्योंकि उसने बिजाई करनी होती है। हार्वेस्टिंग सीजन में कीजिए तो किसान नहीं आएगा, इसलिए उनको हम पूरी तरह अवॉइड करते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला जो किया, ये बहुत ही डिसेंट एंड रीजनेबल फैसला है और प्रैक्टिकल था। इसमें कोई कोई नथिंग गॉट डिसलोकेटेड, कोई चीज डिसलोकेट तो हुई नहीं। विद इन इलेक्शन के शेड्यूल में एक जगह से बजाय दूसरी डेट पे चला गया, कोई बात नहीं हुई। इसी तरह से मणिपुर को लेके एक बड़ी डिमांड हो रही है कि वहां पे संडे को किया है, काफी बड़ी पॉपुलेशन वहां पे क्रिश्चियंस की है, तो संडे को उनका आधे दिन तो मास चलता है, तो वहां भी बदलने की डिमांड आ हाँ रही है। जी, ये मुझे याद पड़ता है कि मेरे वक्त में भी एक दफा मणिपुर या मेघालय या उधर ही से कहीं से आया था कि या तो इलेक्शन डे था या काउंटिंग डे था। काउंटिंग डे तो चेंज करना मुश्किल हो जाता है, तो इलेक्शन डे इसी तरह संडे को तो वो चेंज कर दिया गया था, उसको मंडे कर दिया गया था। तो वो डिमांड भी जायज है, उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। हालांकि दूसरा वर्जन ये भी है कि भाई संडे मास चलता है, लेकिन वो तो सुबह होता है 9 बजे 10 बजे,
तो और ये तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, आप सुबह 7 बजे जाके वोट दे लीजिए, ये शाम को 6-5 बजे जाके वोट दे लीजिए, तो उस पे फैसला दोनों तरीके से हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के सामने पूरे फैक्ट्स होंगे, तथ्य होंगे, तो उस बेसिस पे वो मैं समझता हूँ अच्छा फैसला करेंगे। सर, ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इसमें इलेक्शन ऐसे टाइम पे हो रहा है जब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, अभी देश में 3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं और प्रोजेक्शन ये है कि 7 लाख तक जा सकता है। तो ऐसे समय में इलेक्शन कराना कितना उचित है? देखिए इलेक्शन तो आप देखेंगे अभी तो कोविड का तीसरी वेव है। जब जी। पहली और दूसरी वेव थी वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, उसमें नंबर्स भी ज्यादा थे, और उस वक्त तो हम जानते भी नहीं थे कि कोविड है क्या भला, इसका कैसे जी। इलाज करें, इसको कैसे डील करें। नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो ट्रेनिंग, नो नॉलेज। ऐसी सूरत में पिछले 2020 में 100 देशों में इलेक्शन होने थे, और 5-7 को छोड़ के जो डिक्टेटोरियल टाइप के हैं, हर जगह इलेक्शन हुआ और अच्छे से अच्छा हुआ। सबसे पहले कोरिया ने मॉडल क्रिएट किया कि मार्च 2020 में उन जो बिल्कुल पीक थी फर्स्ट वेव की, उस वक्त उन्होंने अपने नेशनल इलेक्शन किया, गाइडलाइंस इशू की, सोशल डिस्टेंसिंग की, सारे सेफ्टी नॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, और बड़ा अच्छा रिस्पांस हुआ, और हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री। इतने वोटर कभी भी नहीं आए थे जितने उसमें आए, और कोई बीमारी नहीं फैली, क्योंकि सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको सख्ती से फॉलो किया गया। भारत ने भी उनसे सीखा, उस एक्सपीरियंस को देखा, और श्रीलंका में हुआ, जगह जगह हुआ, उसको देखे। जब अक्टूबर नवंबर में मई 2020 में बिहार के इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी गाइडलाइन निकाली, जो वर्ल्ड क्लास गाइडलाइन थी, जो बेस्ट पॉसिबल गाइडलाइन उन्होंने निकाली, और उसके मुताबिक तो बिहार का इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, हमारे एक देश में अच्छा हुआ था। जबकि उस वक्त हालत ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि हमको तो कोविड के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात ही नहीं थी। तो इसलिए जो सेफ्टी सेफ गार्ड जो इन्होंने इशू किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो बहुत अच्छे हैं। बस उसमें एक चीज उन्हें सख्ती से करनी चाहिए कि जो उन्होंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया कि जो पब्लिक रैलीज हैं उनको टोटली बैन कर दें, क्योंकि वही है स्प्रेडर्स, क्योंकि वहां पे होती है भीड़, तो भीड़ लगाने वाली चीजें बैन कर दें। बाकी के साधन पब्लिसिटी के होते ही हैं, सबको बराबर अवेलेबल है, सब वो सब यूज किए जाएंगे। लेकिन सर, अगर कोई वायलेट करता है, चाहे वो शपथ पत्र में अपनी गलत जानकारी दे, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेट करे, या अगर पब्लिक रैलीज बैंड है उसके बाद भी हमने देखा कि लोगों ने हजारों की भीड़ जमा कर रहे हैं, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? क्या ताकत है इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ये तो चूंकि अभी तो शुरू हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी को नोटिस दिया, उन्होंने जवाब दिया, तो कि ये स्पॉन्टेनियस भीड़ थी, हमने नहीं बुलाई थी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई चलो तुमने ये जो किया पहली बार ऐसा हुआ है गलती, तो आगे से न करना, तो वार्निंग पे छोड़ दिया। जो इलेक्शन कमीशन की प्रथा है कि पहली बार कोई ऑफेंस करे तो उसको लाइटली लेते हैं, तो अब आगे के लिए उन्होंने उनको चेतावनी दे दी। इसका इलाज जो मैं समझता हूँ कि एक तो ये रैली विद कंट्रोल्स वो तो इम्पॉसिबल होती है, कि भाई 10,000 आदमी होंगे और वो 10,000 ने मास्क पहनी नहीं पहनी, उनको क्या लाठी चार्ज करेंगे उनके ऊपर, वो तो संभव नहीं होता। उसका ज्यादा आसान इलाज है कि इस पे कर्फ्यू लगा दो, बैन, नो रैली। तो नो रैली इज इजियर देन ए कंट्रोल्ड रैली। दूसरी जी। चीज मैं कहना चाहूंगा कि रैली पे इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाई, टेम्परेरी लगाई थी पहले 16 जनवरी तक, फिर उसको उन्होंने 1 हफ्ते और एक्सटेंड कर दिया। तो ये टेम्परेरी बैन मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई कि 1 हफ्ते में क्या इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट की थी, तो जो जो हुई भी नहीं, तो उन्होंने एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे क्यों नहीं बैन लगाया, ये कुछ समझ में नहीं आती बात। दूसरे ये कि पब्लिक मीटिंग्स अलाउड है, मुझे मेरे ख्याल में पब्लिक मीटिंग और रैली में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम की बात है। रैली में शायद जरा ज्यादा लोग आ जाते हैं, अब बड़े नेताओं की पब्लिक मीटिंग भी होगी तो उसमें भी 5 लाख आ जाएंगे,
लेकिन उसका नाम रैली नहीं है, पब्लिक मीटिंग है, खतरे तो उतनी है, रिस्क जी तो उतनी है। तो इसलिए दो पब्लिक मीटिंग और रैली दोनों को ऑल टुगेदर आखिरी फेज तक बैन कर देना चाहिए था। ये मेरी राय होती। कुछ लेकिन कुछ ना कुछ उनका विजडम होगा, वो खुद समझाएंगे इलेक्शन कमीशन हम सबको। मेरा सवाल ये भी था कि सर अगर जो वायलेटर्स हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है इलेक्शन कमीशन? क्या जो इसे कहा जाता है कि टूथलेस टाइगर है, आप उससे एग्री करते हैं टूथलेस टाइगर है? देखिए, इलेक्शन को कमीशन को टूथलेस टाइगर तो हमेशा से हम सुनते चले आ रहे हैं, और वो एक गलत फहमी पे बेस्ड होता है। गलत फहमी ये है लोगों को कि मॉडल कोड में इलेक्शन कमीशन किसी को सूली पे चढ़ा सकती है। इलेक्शन कमीशन ये समझना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है ये कोई कानून नहीं है, ये एक वॉलेंट्री कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लिए बनाया कि हम एक दूसरे की मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई हेट स्पीच नहीं करेंगे, कोई कम्युनल स्पीचेस नहीं करेंगे, और इलेक्शन कैंपेन को साफ सुथरा रखेंगे। और इलेक्शन कमीशन उसकी एक न्यूट्रल अंपायर हो जाती है कि किसी ने इसकी उल्लंघना तो नहीं की। अगर जो उल्लंघना होती है तो या वो चेतावनी जैसे कि एक समाजवादी पार्टी को दी गई, या एक एडवाइस या सेंश्योर, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि जी देखो ये तो टूथलेस है, इसने तो कुछ एक्शन नहीं लिया, सजा तो दी नहीं ना। ये सजा कोई कम नहीं होती। पहले तो वही मैं बता दूं कि सजा भी होती है, क्योंकि मॉडल कोड में जो जो चीजें हैं वो सब चीज डिफरेंट कानूनों में भी मौजूद हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, आईपीसी में है। तो अगर आपने उल्लंघना की तो कानून भी तो तोड़ा, तो कानून के तोड़ने के लिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उसका रिजल्ट आपको 10 साल बाद पता लगेगा। मॉडल कोड लाइक फायर ब्रिगेड के आगे लगी है तो फौरन बुझानी है, तो फौरन समरी प्रोसीडिंग करके एक नोटिस दिया जाता है बड़े बड़े टॉप लीडर्स को भी कि आपने उल्लंघन की, बताइए आपके खिलाफ एक्शन क्यों न ले। 24 घंटे में आपका जवाब आ जाना चाहिए। उसका इतना डर होता है कि 23 घंटे में जवाब आ जाता है, जबकि एफआईआर के साल साल 200 साल तक इंक्वायरियां नहीं होती, केस फाइल नहीं होते, चार्जशीट फाइल नहीं होती, 10 साल तक मुकदमे चलते हैं। मॉडल कोर्ट पे फौरी कार्रवाई हो जाती है और उसका पब्लिक इम्पैक्ट होता है। आप मीडिया में हेडलाइन बनती है, लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो बीसियों मिसाल है कि एक मॉडल कोर्ट का एक नोटिस का कितना अच्छा असर होता है। तो ये डिस्टिंक्शन कानून और मॉडल कोड की लोगों को समझनी चाहिए, तब समझ में आ जाएगा कि टूथलेस नहीं है। क्योंकि ये तो लिमिटेशन एक वॉलेंट्री कोड की, वॉलेंट्री कोड पे कोई सजा का कॉलम तो हो नहीं सकता, वो तो कानूनी में हो सकता है। वही कह रहे थे, अगर ये कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते, रैली निकालते, तो नोटिस के अलावा इससे आगे नहीं हो सकता कुछ भी। एफआईआर नहीं उस पे एफआईआर देखिए, आप अगर दिल्ली में हम कार में बैठे हुए अकेले खुद चला रहे हैं और मास्क नहीं पहनी, चालान होता नहीं होता कानूनी तौर पे। तो और अगर आप चालान नहीं भुगतेंगे तो कोर्ट में जाइए। तो इसलिए कोविड के प्रोटोकॉल की उल्लंघना तो कानून की वायलेशन भी है, क्योंकि वो तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही उसमें उसकी सजाएं निर्धारित हैं कि अगर आप वायलेट करेंगे तो सजा पाएंगे। तो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और होती होगी, मेरे ख्याल से साथ साथ एफआईआर भी दर्ज हुई होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एफआईआर के नतीजा बहुत दिन बाद देखने को मिलता है, तो वो पता ही नहीं लगता। वो भी साथ साथ प्रचारित हो जाना चाहिए कि एफआईआर भी दर्ज हुई। जी, इलेक्शन कमीशन जितना बेहतर तरीके से देश के कानूनों का इस्तेमाल करता है, आपने एक बार कहा था कि ये जो बहुत ढेर सारे कानून हैं, चाहे वो डिफेसिंग से रिलेटेड हो, झंडे लगाने से रिलेटेड हो, तो वो देश के कानून है, वो इलेक्शन कमीशन का कोई अपना कानून नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जितना बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करता है, देश की दूसरी एजेंसीज, कोई भी सरकारें उसको इतने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। ऐसा क्यों है? कौन-कौन से ऐसे कानून हैं जिसको इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट करता है? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा वो ये था कि जैसे डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपके घर के ऊपर किसी ने आके पेंटिंग कर दी कि मुझे वोट दो, मेरे इस सिंबल को वोट दो, या फलां को वोट दो, आपसे पूछे बिना।
बल्कि आप प्रोटेस्ट भी करते रह गए कि जी मेरे बॉल को गंदा क्यों कर रहे हो, इस पे पेंट कराने में मेरे हजारों खर्च होंगे, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। इसी तरह तो उसको हमने इन्फोर्स करते हैं कि कोई वॉल को डिफेस नहीं करेगा, पोस्टर नहीं लगाएगा, पेंटिंग उस पर नहीं करेगा। इसी तरह लाउड स्पीकर पे पाबंदी कि 10 बजे रात को लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे। कैंपेन जो साइलेंस पीरियड होता है, जिस दिन पोल डे होता है, उसके खत्म होने से 48 घंटे पहले से साइलेंस शुरू होती है। यानी 5 बजे शाम को, परसों पोल है, आज शाम को 5 बजे ये सब बंद हो जाना चाहिए। तो कई बार तो हुआ है कि बड़े बड़े नेता इस भाषण दे रहे हैं और पब्लिक मीटिंग, और 5 बजे और लाउड स्पीकर को बंद कर दिया गया, क्योंकि 5:01 पे लाउड स्पीकर चलता हुआ नहीं होनी चाहिए। तो झंडे ले जाना और नॉइज पोल्यूशन पर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कहीं इलेक्शन कानून में ये कहीं भी नहीं लिखी हुई सारी चीजें। ये लोकल बॉडीज का कानून है डिफेसमेंट का, प्लास्टिक के बारे में एनवायरनमेंट के, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह के ये हैं। ये इंडिया के कानून जरूर हैं, इलेक्शन के कानूनों में नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब पिक्चर में आता है तो टोटल इन्फोर्समेंट इन चीजों का करता है, जिसकी वजह से अमनो अमान रहता है, सफाई सुथराई रहती है, कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, क्योंकि कानून अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल सरकारें या एडमिनिस्ट्रेशन करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो हमारी कोताही। लेकिन इलेक्शन कमीशन बड़ा चौकन्ना होता है, वो आते ही इन सब चीजों को इन्फोर्स करता है। इसी वजह से कई बार मांग उठती है कि मॉडल ऑफ कंडक्ट के टाइम ही नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को पूरे 5 साल सरकार चलाने देनी चाहिए। जी, कई कई बार ये हेडलाइन आई है कि लेट ईसी राज कंटिन्यू। अच्छा, लेकिन इस पे बहुत से लोग, नेता लोग और मीडिया से हमने सुना कि इलेक्शन कमीशन ने फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया, और वहां तो ग्रेव यार्ड की खामोशी छा गई, इस किस्म की चीज लिखते हैं। मुझे याद है कि एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट ने एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा कि ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को इलेक्शन कमीशन ने किल कर दिया। मैंने उसमें जवाबी आर्टिकल लिखा 3 दिन में कि मैडम, मुझे आप अपने घर का एड्रेस भेज दीजिए, मैं फेस्टिवल को आपके घर भेज देता हूँ, आपके घर के आके वो लोग पेंटिंग कर देंगे, 24 घंटे लाउड स्पीकर पे उधम मचाएंगे, और आपको फेस्टिवल आप एंजॉय कर लीजिएगा। जिसको हमने रोका है वो तो न्यूसेंस को रोका है। अच्छा, फेस्टिवल का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? कितने लोग आते हैं वोट देने। आप देखेंगे जब से हमने वोटर एजुकेशन डिवीजन बनाई 2010 में 11 में इलेक्शन कमीशन में, एवरीवेयर हाईएस्ट टर्न आउट इन हिस्ट्री के इतिहास में इतने टर्न आउट कभी नहीं हुआ जितना हमारे वोटर एजुकेशन की वजह से हो रहा है। लोग वोट देने आ रहे हैं, 10-20% वोटर टर्न आउट बढ़ गया, यानी फेस्टिवल बढ़ गया। फिर अगर फेस्टिवल नहीं होता, साइलेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो लोग घर में बैठे रहते। मुझे याद है तमिलनाडु के इलेक्शन 2011 में जब हमने किए, हिंदू में लेटर्स टू द एडिटर का बहुत बड़ा कॉलम होता है, 10-12 लेटर्स उसमें होते, कम से कम 10 दिन तक लेटर्स टू द एडिटर आते गए कि प्रेजिंग इलेक्शन कमीशन कि इतना पीसफुल इलेक्शन हमने कभी नहीं देखा, और वोटर टर्नआउट वेरी वेरी हाई। कैलकाटा में ये ऐसा हुआ। और ये जो हेडलाइन में पंजाब की बता रहा था कि लेट ईसी राज कंटिन्यू, लोग कहते हैं कि भाई ईसी के राज के जमाने में तो ना तो क्राइम होता है, क्योंकि पूरी फुल विजिल से पुलिस उसमें लगी हुई, और हम उनके सर के उनके पीछे हंटर लिए हुए घूम रहे होते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो जाता है, ऑर्डरलीनेस हो जाती है, गंदगी नहीं होती, न्यूसेंस नहीं होती, तो लोगों को तो पसंद है। तो उसके बाद ये कहना कि फेस्टिवल खत्म हो गया, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। फेस्टिवल का प्रूफ तो टर्न आउट है, टर्न आउट तो बढ़ते ही चला जा रहा है। सर, बार बार एक बात आती है कि जो इलेक्शन से पहले इतने ढेर सारे सॉफ्ट अनाउंस किए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री राशन, फ्री वाटर, घर में टॉयलेट्स, घर देना, टीवी देना, लैपटॉप देना, मोबाइल देना, तो कितने कितने ढेर सारे सॉफ्ट दिए जाते हैं। तो क्या, और फिर मैनिफेस्टो, इसके अलावा मैनिफेस्टो में अलग से प्रोमिसेस होते हैं। तो क्या ये जितनी चीजें हैं वो पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो होना चाहिए? और दूसरी चीज,
कि मैनिफेस्टो को कोई कानूनी जामा पहनाया जा सकता है कि साहब ये आप इसको शपथ पत्र की तरह दीजिए और अगले 5 साल में एज अ डेडलाइन आप इसको बताइए कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हर जो शॉप है उसकी कॉस्टिंग भी होनी चाहिए कि साहब आप अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं 300 यूनिट तक, तो कितने घर हैं और उसमें क्या कॉस्ट आएगी सरकार को, और ये रिसोर्सेज आप कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, पूछी जानी चाहिए। एक कानूनी जामा इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क। ये भी आपने बड़ा उचित सवाल किया कि दो चीजें इसमें हमने कही, एक तो मैनिफेस्टो की क्या पोजीशन है और दूसरे जो मैनिफेस्टो के बाहर फ्री बीज दी जाती हैं, फ्री में बहुत सारी चीजें। तो मैं यही सवाल करता हूं कि सरकारों को जनता का हित और उनकी भलाई, उनको सिर्फ 4 साल 11 महीने तो वो सोते रहते हैं, और इलेक्शन बस 1-2 महीने बचा है तो सडनली अच्छे अच्छे आइडियाज के लोगों के वेलफेयर के आ जाते हैं। तो ये तो बेवकूफ बनाने की बात है, ये तो एक्चुअली ब्राइब, वोटर को ब्राइब करने की बात है। और सरकार को एडवांटेज होता है, उसके पास तो पर्स स्ट्रिंग्स होते हैं, सारा पैसा सरकारी, चलो बांट दो। एक प्याली चाय पिलाना एक वोटर को रिश्वत है, करप्ट प्रैक्टिस है, उस पर इलेक्शन सेटिसाइड हो सकता है। लेकिन लाख लोगों को चाय की प्याली पिला दो तो बड़ी अच्छी बात है, उनको सब कुछ बांट दो, हजारों करोड़ों की बांटते चले जाओ, और ये बिल्कुल खुलेआम हो रहा है। लेकिन जब बहुत ज्यादा खुलेआम बहुत बड़े स्केल पे होता है, उसको रोकना भी मुश्किल। तो ये इस तरह की तो फ्रीबीज बट रही हैं। तो अब ये कि वोटर पे उसके क्या असर पड़ता है, जरूर असर पड़ता होगा, पड़ना चाहिए। हालांकि ये भी है कि अब हर पार्टी फ्री टेलीविजन, फ्री बाइसिकल, फ्री लैपटॉप, फ्री दिस जब सभी पार्टियां ऑफर करेंगी, तो वोटर भी सोचता है कि भाई किसी को भी मैं वोट दे दूं, जो भी जीत के आएगा वो तो मुझे ये दे ही देगा। तो इसलिए वो इक्वलाइज हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो पे सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था 2013-14, ये कब की बात है, उसमें कि जी गैर गैर जिम्मेदारी की प्रोमिस उसमें कर दिए जाते हैं, और उसको फिर उसको पूरा करते नहीं। अक्सर डिमांड होती है कि इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करे कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया और कितना उस को निभाया। ना इलेक्शन कमीशन ये कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी मशीनरी है? और फिर मीडिया किस चीज के लिए है? ऑपोजिशन पार्टीज का क्या काम है? वोटर के अपना क्या रोल है? अरे वोटर देखे मुझसे कोई प्रॉमिस आपने किया और आपने उसको फुलफिल नहीं किया, कोई तीसरी पार्टी उस पर क्या जज बनेगी? आपने मुझसे झूठ बोला, मैं उसकी आपको सजा दे दूं वोट ना देके। तो इसलिए एक तो इलेक्शन कमीशन पे इसकी जिम्मेदारी डालना बिल्कुल गलत है। अब वोटर खुद सवाल जवाब करे उन पार्टी से जिन्होंने ये झूठे प्रोमिस किए ना। उसकी लीगल पोजीशन क्या? डिमांड ये की गई थी कि मैनिफेस्टो के प्रोमिस को क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, तो इसको करप्ट प्रैक्टिस डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वेरी राइटली इसको करप्ट प्रैक्टिस मानने से इनकार किया है। लेकिन उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से कि आप सारी पार्टी को बुला के डिस्कस करो कि क्या इसका कोई रोकथाम या कोई रेगुलेशन हो सकती है। पार्टी को बुलाया इलेक्शन कमीशन ने, उन सब ने प्रोटेस्ट किया। क्या आप कौन होते हैं हमको ये पूछने वाले? कि मैनिफेस्टो हमारा लेजिटिमेट पॉलिटिकल राइट है। हम अपने वोटर को बताते हैं कि हम क्या क्या उनके लिए करेंगे, ये हम किस तरह बताएंगे अगर मैनिफेस्टो के जरिए नहीं बता सकते? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी एक गाइडलाइन बनाई, वो भी गोलमोल टाइप की बना दी कि भाई आप जिम्मेदारी से वो कीजिएगा और गैर जिम्मेदाराना कोई प्रॉमिस ना करें। तो अगर गैर जिम्मेदार कर ले तो भाई क्या एक्शन ले लोगे आप? एक्शन हुआ था उसी पहले साल में, एडीएमके और डीएमके को नोटिस हुए, कुछ नहीं निकल के आया। तो ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद ही पाया कि ये करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, तो उसमें मुदाखलत नहीं करनी थी। उन्होंने भी खानापुरी कर दी, इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। इलेक्शन कमीशन ने खानापुरी कर दी कि जी वो पॉलिटिशियन को बुला के गाइडलाइंस बना दी जिनके कोई खास मतलब ही नहीं, उसकी तो कोई सब आप देख रहे हैं सभी उल्लंघना होती है। हालांकि इसमें भी ये जरूर होना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो भी है ये इलेक्शन से पहले, ये जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके 2 दिन के अंदर अंदर दे देना चाहिए। अब मिडिल ऑफ द इलेक्शन के फेजेस में पार्टियां अनाउंस करती हैं, तो उससे तो जो इलेक्टोरल बिहेवियर है वो विशिएट होता है। तो
लॉ में लीगली वैलिड लेकिन एथिकली तो रॉन्ग। तो उसकी टाइमिंग बड़ी गलत है। तो शुरू में आप करो प्रॉमिस, इलेक्शन शुरू होने से पहले इलेक्शन की डेट होने वाली है 2 महीने से हेडलाइन थी नहीं थी कि बस हो रहा है आज ही इलेक्शन। 2 महीने पहले इलेक्शन हमने मैनिफेस्टो अनाउंस कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। आप सिर्फ पोलिंग डे से एक दिन पहले अनाउंस करोगे तो उसका क्या फायदा, सिवाय इसके कि उस वक्त इमीडिएट पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए और वोटर सडनली प्रभावित हो जाए। रात को अनाउंस हुआ है आज मैंने वोट देना है, मैं प्रभावित हो जाऊं कि ये तो बड़ा अच्छा मैंने हुआ, चलो मैं वोट दे दूं। तो ये लीगली फाइन लेकिन एथिकली तो ये बड़ी ज्यादती है। नहीं तो कुछ ऐसा निर्धारित किया जा सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट एक कानून बनाए कि चुनाव की घोषणा होते ही विद इन नेक्स्ट 1 वीक सभी पार्टियों को अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो अनाउंस कर देना चाहिए और विद कॉस्टिंग, जी जो भी स्कीम दे रहे हैं उसकी कॉस्ट बताएं और रिसोर्सेज भी बताएं कि कहां से लाएंगे। जी जी, कॉस्ट बताएं रिसोर्स बताएं, ये तो उन गाइडलाइंस में आ गया है। और लेकिन ये इन्फोर्स कर दिया जाए कि विद इन ए वीक ऑफ अनाउंसमेंट मैनिफेस्टो आ जाना चाहिए, ये बहुत उचित सुझाव है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन अनाउंसमेंट का इंतजार करनी, इलेक्शन तो होने वाले हैं, कोई सरप्राइज थोड़ी होता है। 2 दिन 4 दिन आगे पीछे की डेट होती है, आप महीना भर पहले अनाउंस कीजिए। इलेक्शन तो आने वाले हैं, सबको पता है। तो इसलिए लेकिन चलिए एक हफ्ते के अंदर अंदर भी अनाउंसमेंट की बात हो तो वो बेहतर है इससे कि पोल डे से एक दिन पहले हो रही हो। ये पोल के बीच में 6 फेज का पोल है और 3 फेज निकल गए, 2 फेज निकल गए, अनाउंसमेंट ही कोई नहीं है। एक क्रूशियल फेज से पहले रात में अनाउंसमेंट कर दी, ये तो गलत बात है। सर, वी आर इन द मिडिल ऑफ 5 स्टेट्स इलेक्शंस और इसके बीच में जो यूनियन बजट का प्रेजेंटेशन होगा और उसमें ये भी संभव है कि जो पोल बाउंड स्टेट्स है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्वॉप्स भी अनाउंस किए जा सकते हैं, कुछ स्कीम्स, कुछ योजनाएं। वो क्या जायज है और उसको इलेक्शन कमीशन कैसे रेगुलेट कर सकता है? देखिए ये इशू बहुत आया था जब पहली बार इलेक्शन की जो वो थी, बजट की डेट 28 फरवरी से बढ़ा कर एडवांस करके 1 फरवरी की गई थी। उस वक्त इसके ऊपर बहुत शोर शराबा हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे बड़ा गौर किया कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या बजट में ऐसी अनाउंसमेंट्स हो जाएंगी जिससे वोटर को लुभाने वाली चीजें होंगी और वोटर प्रभावित हो जाएगा। तो लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने भी एश्योरेंस दिया कि ऐसे नहीं होगा। और इन एनी केस इलेक्शन हो रहा है 5 स्टेट में और बजट पूरे देश के लिए है, उसकी वजह से उसको इंतजार नहीं किया जा सकता। हालांकि हिस्ट्री में बजट भी पोस्टपोन हुए हैं इलेक्शन के दौरान, लेकिन पिछले 2-3 साल में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि बजट के का इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर पे हुआ हो। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी बजट के वक्त इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ गाइडलाइंस दे सकता है कि सरकार जो पोल बाउंड स्टेट्स है जहां इलेक्शन हो रहे उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्वॉप्स अनाउंस ना करे? क्या इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा जी गाइडलाइन इशू कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ये कर सकता है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के ये मॉडल कोड में ही है। एक चैप्टर है, चैप्टर 7, जो सरकार पे ही लागू होता है कि सरकार इलेक्शन के दौरान कोई नई स्कीम अनाउंस नहीं करेगी, कोई नया फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफर नहीं करेगी, कोई पोस्टिंग एंड ट्रांसफर नहीं करेगी। तो ये मॉडल कोड में तो बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ये। तो अब किस तरीके से अनाउंस कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग में अनाउंस कर रहे हैं, प्रेस नोट के जरिए अनाउंस कर रहे हैं या बजट के जरिए अनाउंस कर रहे हैं, कोई चीज भी जो वोटर को सिड्यूस करेगी, उसको लुभाने के लिए कोई अनाउंसमेंट होगी जिसका वोटिंग बिहेवियर पे असर पड़ेगा, तो वो तो सबको दिखाई देगा। तो इसलिए मॉडल कोड, इलेक्शन कमीशन को कोई स्पेसिफिक सेपरेट इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, मॉडल कोड के ही कॉपी सरकार को भेज दे, याद दिला दे कि भाई चैप्टर 7 पढ़ लो। सर, ये जो अभी
इलेक्शन एक्सपेंसेस की लिमिट बढ़ाई गई है, पार्लियामेंट की 70 से बढ़ा के 95 कर दी है और 28 लाख से बढ़ाकर असेंबली की 40 लाख। क्या इसके बाद आपको लगता है कि कोई कॉमन आदमी, कोई साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा, या उसके लिए आपको मनी बैग्स, मसल पार और ये सारी चीजें जो कहा जाता है उसके बिना आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, इसके ऊपर तो बड़ी डिबेट बहुत पुरानी चल रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो जैसे 40 लाख है वो कहते हैं कि ये तो बहुत कम है, खर्चा तो 10 गुना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है, गरीब लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो रैशनल लिमिट क्या है वो तो कोई उस पर तो कोई कंसेंसस हो नहीं पाता। तो इलेक्शन कमीशन जो एक प्रथा चली आ रही है कि एक एक्सपेंडिचर सीलिंग तो कानून ने प्रिस्क्राइब की कि उस पर एक्सपेंडिचर पे सीलिंग होगी। कितनी होगी ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये सरकार चेंज करती है। बाय द वे, इलेक्शन कमीशन नहीं करती, इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन भेज देती है। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन भेजी होगी लॉ मिनिस्ट्री को और सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया। तो ये कि ये तो बहुत ज्यादा है, आप कितने लोग कहेंगे कि ये तो बहुत कम है, कि रियलिटी में तो 4 करोड़ और 40-40 करोड़ खर्च होते हैं। तो बताइए कितनी लिमिट रखी जाए। इसलिए इस पे चूंकि कोई कंसेंसस है ही नहीं, तो ये देखने में आर्बिट्रेरी फिगर लगती है, लेकिन कोई इसका अल्टरनेटिव तो है नहीं। इसी से रिलेटेड सवाल है कि जो बहुत ढेर सारी पार्टियां कितना पैसा खर्च करेंगी, कितना उनको फंडिंग मिल रही है, तो उसको लेके एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि साहब 90-95% फंडिंग एक पार्टी को मिलती है और दूसरी को लगभग बाकी सारी पार्टियों को 5 या 10% में निपट जा रहे हैं, 15% मैक्सिमम। तो ये क्या ट्रांसपेरेंसी से खत्म हुई है? देखिए, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद से तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले सिचुएशन ये थी कि 20,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन इलेक्शन कमीशन को बताया जाता था और इलेक्शन कमीशन जनता को बताती थी ताकि लोगों को पता रहे किसने किसको कितना पैसा दिया है। क्योंकि उसमें कोई फ्री तो पैसा देता नहीं, पैसा देगा, डोनेशन देगा तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, लाइसेंस चाहिए होता है, बैंक के कर्जे लिए चाहिए होते हैं जिसको लेके भाग जाते हैं लंदन। तो कुछ ना कुछ तो जिसको अंग्रेजी का लफ्ज है क्विड प्रो को बदला होता है। अब जब 2017 के बजट स्पीच चल रही थी, मैं सुन रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया कि विदाउट ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। यानी इलेक्शन की फंडिंग जो होती है वो बिल्कुल खुली न होते हुए, ट्रांसपेरेंट अगर न हो, उसके बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। और 70 साल में हम उसको करने में असफल रहे। ये दोनों उनके स्टेटमेंट बड़े अच्छे थे। अब हमने सोचा कि अब ये ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तीसरा सेंटेंस में ट्रांसपेरेंसी जो थी वो भी किल कर दी। ट्रांसपेरेंसी जो 20,000 से ऊपर की हर चंदा नोटिस में लाया जाता था इलेक्शन कमीशन के, वो छुपा दिया कि जी हमारे डोनर जो हैं जो वो नहीं चाहते कि उनका डोनेशन किसी को पता लगे। इसलिए डोनर की डिजायर फॉर सीक्रेसी वो सुप्रीम हो गई, जनता की डिजायर फॉर ट्रांसपेरेंसी उसको किल कर दिया। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी तो उससे खत्म हो गई। दूसरे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो पॉलिटिकल पार्टी इतना जब इतना कमाएंगी तो इतना खर्चा भी करेंगी। तो ये जो कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के ऊपर एक लिमिट होती है, सीलिंग होती है कि जी 40 लाख तक आप इलेक्शन पे खर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पार्टी आपके ऊपर 4 करोड़ क्या 40 करोड़ खर्च कर सकती है। तो ये तो सीलिंग तो की तो कोई वैल्यू नहीं रह गई, बिल्कुल बकवास हो गई। सीलिंग का क्या मतलब है? पार्टी ने आपके ऊपर 4 करोड़ खर्च कर दिए, 40 करोड़ खर्च कर दिए, लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब कर दी। तो ये जो सीलिंग का कॉन्सेप्ट है इसको किल कर दिया गया। सीलिंग तो पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर पे भी होनी चाहिए कि अगर कैंडिडेट अपना 40 लाख खर्च कर सकता है तो उतना ही 40 लाख पॉलिटिकल पार्टी उस पर खर्च कर दे। लेकिन ये कि लिमिटलेस और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये ना होना गलत है। अब इंग्लैंड जहां से हमने पूरा अपने इलेक्टोरल सिस्टम लिया है, वहां तो पॉलिटिकल पार्टी के फंड पे के जो
एक्सपेंडिचर है उस पर भी सीलिंग है। तो वो होनी बड़ी लॉजिकल चीज है जो होनी चाहिए, और इस रिफॉर्म पे गौर करना चाहिए। लेकिन कुछ होगा नहीं। कहने को हम लोग इलेक्शन कमीशन ही 40-50 प्रपोजल इलेक्टोरल रिफॉर्म के पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म जो करने चाहिए उनके परवाह ही नहीं करती। हम लोग बार बार देखते हैं, जब आपने ही शायद इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो क्रिमिनल्स अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देगा और अपने एसेट्स की, अपने संपत्तियों की सूची भी देगा। लेकिन हम ये भी आता है कि सर 5 साल में, पिछले 5 साल में किसी जो कैंडिडेट है उसकी एसेट्स में 200%, 400%, कई बार 1000% बढ़ बढ़ जाता है। तो इसमें क्या उसको अपनी डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी डिक्लेयर करनी चाहिए कि आखिर उसकी इनकम कहाँ से हो रही है? क्योंकि जहां ब्रिटेन की आपने बात की, वहां हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ता है, और उसमें उनको बताते हैं कि सब हम यहाँ पढ़ाते हैं, ये वकील है, यहाँ से हमें इतनी इनकम होती है। तो हमारे यहाँ भी सोर्स ऑफ इनकम साथ ही साथ डिक्लेयर करना चाहिए कि वो इनकम टैक्स से क्यों हम उसको रिलेट करना चाहें। ये चूंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्क्लोज करनी ही चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका। एक तो मैं ये क्लैरिफाई करूंगा, ये मैंने नहीं शुरू किया था एक्चुअली, मुझसे बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एडीआर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ये लोग कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पीपल्स राइट टू नो, उसमें उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन कैंडिडेट हैं ताकि वो इन्फॉर्म चॉइस कर सकें, सोच समझ के वोट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कंपलसरी कर दिया, जैसे कि डिमांड की गई थी कि हर कैंडिडेट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करे कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने कर्जे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, और उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस कितने पेंडिंग हैं, कितनों में कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन पे तो खैर वो डिबार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने से, लेकिन पेंडिंग केसेस की कम से कम जानकारी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि ये एफिडेविट 2 दिए जाएंगे। पार्लियामेंट ने इमीडिएटली एक्ट पास किया कि सिर्फ जो कन्विक्शन है वो डिस्क्लोज करेंगे। अरे भाई, कन्विक्शन डिस्क्लोज करने का क्या मतलब है? उस पर तो वैसे ही डिबार हो जाना है आपने। तो ये लोग कोर्ट में दोबारा गए कि साहब आपकी जजमेंट को इन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या, हम जानना चाहते हैं उनके खिलाफ पेंडिंग कितने केसेस हैं। 20-20, 30-30, 50-50 केसेस पेंडिंग हैं बहुत सारे लोगों के खिलाफ इस वक्त। 43% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन का स्टैंड ये है कि देखिए कई बार पॉलिटिकल बेसिस पे भी झूठे सच्चे केसेस हो जाते हैं, या किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने सेक्शन 144 की उल्लंघना कर दी, ये चलो इनको माइनर ऑफेंस मान लें। लेकिन जो मेजर ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा कम से कम 5 साल की कैद होगी, यानी रेप, डेकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, करप्शन, इन केसेस में के जो मुलजिम हैं उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार किया जाए। फिर वो ये कहते हैं कि जी नहीं, देश का कानून तो ये है कि जब तक आप कन्विक्ट ना हो जाएं, जब तक आप इनोसेंट हैं। हमारा उसका जवाब उसमें होता है कि देखिए, एक तो हम हर केस पे डिस्क्वालिफिकेशन आपकी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ गंभीर अपराध। और दूसरे, जब चार्जशीट आपके खिलाफ फ्रेम कर दी हो कोर्ट ऑफ लॉ ने, ना कोर्ट ऑफ लॉ तो इंडिपेंडेंट है। पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन में धांधली कर लेती है कि पॉलिटिकल प्रेशर आया तो झूठी एफआईआर कर दी, पॉलिटिकल प्रेशर आया तो एफआईआर करने से इनकार कर दिया। तो लेकिन कोर्ट को तो हम ऐसा इल्जाम नहीं दे सकते, और वो भी सेशन कोर्ट से कम नहीं है क्योंकि गंभीर अपराध की बात है। तो जहां चार्जशीट फ्रेम हो गई उनको इलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाए, ये डिमांड है। और ये केस कम से कम 6 महीने पहले फाइल हुआ हो ताकि उस 6 महीने में जो समाधान है वो कैंडिडेट कर सके। इसका जवाब ये कि नहीं, जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए जब तक तो वो इनोसेंट है। मैं उसमें एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, बड़े बड़े ऐसे फोरम में जिसमें जजेस भी बैठे हुए मैंने सवाल किया, लेकिन किसी ने अभी तक मुझे वो जवाब उसका नहीं दिया। और वो क्या है? हिंदुस्तान की जेलों में तकरीबन 4 लाख प्रिजनर्स हैं, उनमें से 2,70,000 अभी अंडर ट्रायल हैं, यानी उनकी कन्विक्शन नहीं हुई।
कन्विक्शन नहीं तो वो इनोसेंट है, लेकिन उन इनोसेंट लोगों के चार फंडामेंटल राइट्स छीने जा चुके हैं। राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट टू डिग्निटी। 4 फंडामेंटल राइट्स आप इनोसेंट लोगों के 2,70,000 के छीने बैठे हैं, विद इन हमारे एम्बिट ऑफ लॉ, इसी कानून के दायरे में कर चुके हैं। तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन तो कोई फंडामेंटल राइट भी नहीं है, वो तो एक लीगल राइट है। उसको कुछ दिन सस्पेंड कर दे, कौन सी बड़ी बात है। और आप देखेंगे जिस दिन ये राइट को टेम्परेरीली सस्पेंड करें तो जो केसेस 20-20 साल में चलते थे वो साल 2 साल में निमट के आने लग जाएंगे, क्योंकि सब पूरा दबाव डालेंगे जल्द से जल्द, बजाय इसके तारीख लेने के लिए और पोस्टपोनमेंट मांगने के लिए वो फटाफट अपने केस को जल्दी कराएंगे। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि जो हेट स्पीच है उसमें कोई क्लियर न कानून है, न इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा उस पर सख्त रहता है। जी, ये आप ठीक कहते हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता रहता है। हेट स्पीच पे बहुत सख्ती से और प्रॉम्प्टली इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत होशियार होती हैं। वो ये देखती हैं कि इलेक्शन कमीशन में कितना दम है, वो उनको टेस्ट करते हैं, और छोटी मोटी पहले ऑफेंस कर दिया उसको, और अगर उससे वो बच के रह निकल गए तो उससे बड़ा ऑफेंस कर देंगे, ज्यादा बड़ी गालियां निकालने लग जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौरन इसमें बहुत अलर्ट रहे। आफ्टर ऑल मॉडल कोड की इन्फोर्समेंट की टीम्स घूमती रहती हैं, और ऑपोजिशन वाले कंप्लेंट कमीशन के नोटिस में लाते रहते हैं। उसके ऊपर कोताही करना, डिले करना बहुत ही ग्रेव इनजस्टिस है। वो अगर उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो हेट स्पीच बढ़ती ही जाएगी। और आजकल के जमाने में तो हेट स्पीच के ने जो नेचर इख्तियार किए है वो तो बहुत ही उसकी खतरनाक डायमेंशन है। इलेक्शन कमीशन को एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत है। नहीं, उसमें जाति से लेके और धर्म का इस्तेमाल भी होता है, खास तौर से माइनॉरिटीज को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम 25 क्या हम 5 हमारे 25, उस तरीके के सिंबोलिज्म जरूर रहता है, लेकिन वो बहुत क्लियर है कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसी जी स्थिति में जी कमीशन बिल्कुल, क्या कर सकता है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये आजकल माइनॉरिटीज जनरली और मुस्लिम पर्टिकुलरली उनको तो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ये एक पार्टी के लिए इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी सिर्फ ये बच के रह गई है, और कुछ हो ना हो, लेकिन अगर मुसलमान को गाली दो तो उससे पोलराइज होता है, हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है। और बल्कि एक प्रोपेगेंडा ये चलता आ रहा है साल साल से कि मुसलमान जानबूझ के आबादी इसलिए तेजी से बढ़ा रहे हैं ताकि वो मेजोरिटी बन जाएं, और मेजोरिटी होकर पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर सकें। बल्कि यहाँ तक डराया जाता है कि बस 5 साल में आ रहे हैं, 7 साल में आ रहे हैं, बस आ ही गए, डरो बचो भागो मुसलमान आ रहा है। ये इस किस्म की बेहुदा बातें जो होती हैं, और लोगों के दिमाग में पूरी तरह घर कर चुके हैं, बहुत लोगों के दिमाग में ये कर चुके हैं। मैंने पिछले दिनों एक किताब लिखी थी, ये उसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें मैंने ये देखा कि राइट विंग का ये भी प्रोपेगेंडा होता है कि हिंदुओं से अपील करते हैं कि भाइयों देखो ये मुसलमान जल्दी आ जाएंगे, तुम भी 10-10 बच्चे पैदा करो ताकि वो ये तुम माइनॉरिटी ना हो जाओ। फॉर्चुनेटली किसी हिंदू ने उनको सीरियसली नहीं लिया, वरना 10-10 बच्चे पैदा करने नहीं शुरू किए। और ये जो इसकी जो ट्रूथ है वो भी इसमें मैंने पूरी तरह एक्सपोज किया है कि हिंदू इंप्रेशन जो ये किया जाता है कि जैसे अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 10 होते हैं, 8 होते हैं। एक्चुअली गैप कभी भी एक बच्चे से ज्यादा का नहीं था। मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग सबसे कम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नंबर 2 पे सबसे कम किसकी है? वो हिंदुओं की। सिखों की बहुत अच्छी फैमिली प्लानिंग है, उनको भी खालिस्तानी कह देते हैं, जबकि वो तो बड़े पेट्रियोटिक हो गए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपनी आखिरी स्पीच में कहा था कि जिनके दादा होंगे वो अनपेट्रियोटिक है। तो भाई सिखों की तो फैमिली प्लानिंग 80% है, हिंदूज की फैमिली प्लानिंग 54% है, मुसलमानों की सबसे कम है 45%। तो मुसलमान सबसे ज्यादा अनपेट्रियोटिक, हिंदू नंबर 2 पे अनपेट्रियोटिक, सिख सबसे पेट्रियोटिक।
वो ये तो हम 5 हमारे 25, अब इसकी भी हकीकत भी सुन लीजिए। हम 5 हमारे 25 मोदी जी ने जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जब कहा था, और आजकल हर बार सुनते हम 4 हमारे 40, यानी हर मुसलमान 4-4 बीवियां करता है ताकि ज्यादा बच्चे पैदा करे और 25 बच्चे या 40 बच्चे हों ताकि वो मेजोरिटी हो जाए ना। हिंदुस्तान में तो इसमें भी 2 मिथ हैं कि हिंदुस्तान में पॉलीगेमी संभव ही नहीं है। थोड़ी बहुत अगर कहीं कहीं है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल जो बैचलर रह जाते हैं। यानी हिंदुस्तान का एक जेंडर रेशियो जिसको कहते हैं, 1000 मर्दों के मुकाबले में सिर्फ पिछले सेंसस में 940 औरतें थी। 2 साल पहले वो 922 रह गई। यानी 1000 मर्दों को 922 औरतें अवेलेबल हैं, 80 मर्दों को तो एक औरत भी अवेलेबल नहीं है भी शादी करने के लिए। जब आपके पास शादी करने के लिए एक औरत नहीं है तो मैं दूसरी शादी के लिए औरत कहां से लाऊंगा, तीसरी चौथी कहां से लाऊंगा, है ही नहीं, स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल। दूसरे भारत सरकार ही की एक स्टडी है 1975 की, और इससे पहले सेंसस के सारी कम्युनिटी में थोड़ी बहुत पॉलीगमी, ट्राइबल्स में 15%, बुद्धिस्ट, जैन में सबसे कम पॉलीगमी मुसलमानों में है। अब यहाँ एक और पैराडॉक्स है कि मुसलमान पॉलीगमी अगर नहीं कर रहा तो पॉलीगमी को बैन करने दो भाई, लेकिन लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा कि ये पॉलीगमी मेरा राइट है, बैन नहीं कर सकते। अरे भाई जब तुम करते ही नहीं हो पॉलीगमी तो बैन करने दो। इसलिए पॉलीगमी पे दोनों तरफ इतने मिथ हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। एक जो सरकारी अफसर बिल्कुल एकदम चुनाव की घोषणा होने से जस्ट पहले, ये चुनाव की घोषणा होने के बाद भी कई बार वो इस्तीफा देते हैं और तुरंत पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ लेते हैं। तो प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने में तो 2 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड है, ठीक है, इलेक्शन के लिए नहीं है। तो इसको लेके बार बार कहा जा रहा है कि इससे जाहिर है कि जो आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो इसका मतलब जो सर्विस में था तब भी वो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा था। क्या उनकी इंटीग्रिटी पे ये डाउटफुल नहीं हो जाती है इससे, इस तरीके से वो तुरंत रिजाइन बिल्कुल करके नहीं, आपने अगेन बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एक्चुअली जब मैं सीईसी था, मैंने 2011 में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि 2 साल का कूलिंग ऑफ मिनिमम कीजिए, क्योंकि वही चीफ सेक्रेटरी, वही होम सेक्रेटरी, वही डीजीपी जो आज न्यूट्रल इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी जिनकी है, और वो सीक्रेटली पार्टी से निगोशिएट कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो क्या इंसाफ करते होंगे? तो वो तो टोटल पक्षपात करते होंगे। तो आज रिजाइन किया, कल इलेक्शन लड़ा, तो बदकिस्मती से मेरा प्रपोजल जो था वो सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, अब सरकार से ही कोई पूछे। और आज आप ये देख रहे हैं कि आजकल तो बहुत ज्यादा ये केसेस होने लगे कि रिजाइन करके अगले दिन पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली उनके जमाने के में जो उनके अंडर में इलेक्शन हुए उसके ऊपर तो एक शैडो पड़ जाता है। सर, इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर्स, उनकी जो इधर इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगलियां उठ रही हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करते हैं, किसी के खिलाफ हो जाते हैं। क्या उनकी जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है उस पे कोई विचार करने की जरूरत है? बहुत जरूरत है। ये बहुत ही कोर इशू है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन जानी जाती है, लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है सबसे ज्यादा डिफेक्टिव है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि सरकार जिसको चाहे लगा देती है। मैं भी उसी प्रोसेस से आया था, लेकिन हमेशा कमजोर महसूस करता था। और मैंने ये एससीसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बयान दिए हैं कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया होता तो मैं ज्यादा चौड़ा होके काम करता, क्योंकि वो इस बात का प्रमाण होता कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुझ में फेथ रखती हैं, विश्वास रखती हैं, जो बहुत जरूरी है। दुनिया के दूसरे मुल्क कोलिजियम सिस्टम को तो हम जानते ही हैं। जजेस का अपॉइंटमेंट कोलिजियम से होता है, जितने और सीआईसी और सीवीसी, डायरेक्टर सीबीआई, इन सब का अपॉइंटमेंट कोलिजियम, जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस बैठते हैं।
तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकली सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है यानी इलेक्शन कमीशन, उसका कोलिजियम न होना ये बहुत अफसोस और ज्यादती की बात है। तो ये कोलिजियम तो होना चाहिए। कई जगह तो कई कंट्रीज में पूरी पार्लियामेंट हियरिंग करती है, और कई कंट्रीज में जब इलेक्शन कमिश्नर के कैंडिडेट का इंटरव्यू हो रहा होता है वो लाइव टेलीकास्ट होता है पूरे देश को सुनने के लिए कि देखो जी इसको हम अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो कहाँ इतनी रेगुलेशन, इतनी सख्तियां कहाँ जिसको चाहे सरकार लगा दे, तो वो ऑब्लाइज फील कर सकता है। कई केसेस में वो फील करता है तो वो फिर सरकार को खुश रखने की कोशिश करता है। दूसरे जो इसमें डिफेक्ट है कि एक दफा अपॉइंट हो जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो रिमूव नहीं किया जा सकता सिवाय इम्पीचमेंट के। लेकिन जो दूसरे दो मेंबर हैं वो अपने को प्रोबेशन पे फील करते हैं, क्योंकि सरकार उनको लगाएगी, सीईसी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये सवाल उनके दिमाग में रहता है, जो उनको एकदम कमजोर कर देता है कि वो ये अपने को प्रोबेशन पे महसूस करते हैं कि सरकार मुझे देख रही है, अगर खुश नहीं हुई तो मुझे वो सीईसी नहीं बनाएंगे। ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। आफ्टर ऑल 4 दिन भी बचे हुए होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनने के लिए तो वो 4 दिन के लिए चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो सीनियोरिटी अपॉइंटमेंट कोलिजियम से हो और प्रमोशन सीनियोरिटी से हो, ऑटोमेटिक हो, ये बहुत जरूरी रिफॉर्म है। और इसको हम कह के थक गए। 20-25 साल से ये रिफॉर्म का प्रपोजल सीईसी आते रहे जाते रहे, वो ये डिमांड करते रहे, लेकिन किसी सरकार ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि कौन अपनी पावर को छोड़ना चाहता है। देश हित देश हित देश हित की बातें खूब कर लो, लेकिन इलेक्टोरल हित ही है जो इस किस्म के रिफॉर्म में लागू रहता है। सर एक आखिरी सवाल ये था कि पंचायत सिस्टम में तो कर दिया गया है राइट टू रिकॉल कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से तो आप उनको वापस बुला सकते हैं। सर्टेन कंडीशंस हैं, क्या प्रक्रिया है, लेकिन ये असेंबलीज ऑफ पार्लियामेंट में नहीं किया गया। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और क्यों? ये देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट टू रिकॉल तो है, 5 साल में राइट टू रिकॉल ही तो है। 5 साल तक आपने मौका दिया, अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको रिकॉल कर देंगे, निकाल के बाहर कर देंगे जनता। तो वो राइट टू रिकॉल है, क्योंकि राइट टू रिकॉल तो पूरे देश को डिस्टेबलाइज कर देगा। आफ्टर ऑल ये इलेक्शन सिर्फ दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही नहीं होता, ये तो माओइस्ट हार्टलैंड में भी होता है। ये इधर कश्मीर में, मणिपुर में, नागालैंड में, जहाँ पे इंसर्जेंसी की सिचुएशन अक्सर देखने में रहती है, वहां पे इलेक्शन कराना, नॉर्मल इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल होता है। और रिकॉल करके दूसरा इलेक्शन और तीसरा इलेक्शन कराने लग जाए, और रिकॉल कैसे करेंगे? आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, 5 लाख वोट लेके आप आए, तो 5,000 लोग एप्लीकेशन दें कि जी शरद जी बेकार आदमी, इनको रिकॉल किया जाए। 5,000, 5 लाख लोगों ने आपको वोट दिया था, तो इस 5,000 की, ये 10,000 की, या 50,000 की क्या वैल्यू है? या तो 6 लाख लोग दरखास्त दें। अब वो 6 लाख में कितने बोगस दस्तखत हैं, कितने ही हैं, इसलिए ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात है। इसमें कुछ बल नहीं, कोई दम नहीं, बल्कि देश के हित में नहीं है, देश को डिस्टेबलाइज कर सकता है। एक और चीज में मेरे दिमाग में थी कि आप क्या लगता है कि हमारा जो देश है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा लोकतंत्र, वो दिनों दिन और मजबूत हो रहा है कि कहीं इसके एडिफिस थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है? देखिए ये तो इसके ऊपर बहुत पूरी दुनिया की वॉच होती है। कोई 10-12 के करीब डेमोक्रेसी इंडेक्सेस बनाई जाती हैं दुनिया भर में, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से हमारे उस इंडेक्स पे हम नीचे से गिरते चले जा रहे हैं। अब जैसे इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, उनका ये हर साल उनकी 2006 से ये डेमोक्रेसी इंडेक्स आती है। 2013 में हम इम्प्रूव करते करते 27 नंबर पे पहुंच गए थे, और बाय द वे 27 नंबर पे होते हुए भी हम फ्लॉड डेमोक्रेसी माने जाते थे, फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं माने जाते थे। 27 से हम गिर के अब 53 आ गए हैं, तेजी से गिर रहे हैं। और शुरू शुरू में जब मैंने ये देखा, जब मैं किताब लिख रहा था अपनी अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, उस वक्त मैंने जब ये सुना
कि हम फ्लॉड डेमोक्रेसी के नहीं जानते, तो मुझे बड़ा गुस्सा है, एज ए इंडियन गुस्सा आया कि देखो ये जरूर वेस्टेड कंस्पिरेसी होगी, वो ऐसे नॉर्म बना लेते हैं जिससे इंडिया नीचे दिखाई दे, जरूर बदमाशी है। लेकिन जब मैंने उसको स्टडी किया कि भाई किस वजह से हमारी डेमोक्रेसी को फ्लॉड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो चीजें जो रिफॉर्म हम डिमांड कर रहे हैं, क्या चीज उसमें निकली, लिटरेसी बढ़ी, 300 मिलियन 30 करोड़ लोग इलिटरेट हैं, तो डेमोक्रेसी के लिए खराब है। सिर्फ 10% औरतें पार्लियामेंट और विधानसभाओं में हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए। करप्शन बहुत है, इलेक्शन बहुत अच्छा, लेकिन चुन के जो आ रहे हैं वो क्रिमिनल या करप्ट लोग अगर आ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बुरा। तो इलेक्शन पे हमारी रेटिंग 10 में से 9.7 आती रही है, लेकिन डेमोक्रेसी के ऊपर, सिविल लिबर्टी, कितनी लोगों को आजादी है पार्टी बनाने की, पब्लिक मीटिंग करने की, वगैरह वगैरह, उसके ऊपर सबको दिखाई दे रहा है। जर्नलिस्ट को, मीडिया को कितना फ्रीडम है, जुडिशरी को कितना रोल है, वो सब के बेसिस पे डेमोक्रेसी निर्धारित होती है कि आप उसमें कितने ऊंचे हो कितने नीचे। ये बड़े दुख की बात है कि हम पिछले 10 साल में 8 साल में बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, और इसको रोकना बड़ा जरूरी है। सर बहुत ही अच्छी बातचीत रही आपसे। मेरे ख्याल से जो जो लोकमत के लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको काफी नॉलेज बढ़ेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे लोकमत से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।